हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्म्स की। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात हो और नॉर्म्स की बात ना हो तो ये अधूरा हो जाएगा। नॉर्म्स कैसे इसको डेवलप किया जाता है, नॉर्म्स होता क्या है और इसकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी क्या होती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ नॉर्म्स जो है इसको हिंदी में मानक कहा जाता है। मानक एक विशेष किसी जीव संख्या द्वारा मानक किसी विशेष जीव संख्या द्वारा किसी परीक्षण पर, किसी टेस्ट पर वह प्राप्त प्राप्तांक है जिसका विशेष अंक होता है या जिसका मीन या मीडियन होता है। तो कह सकते हैं कि norms is typically is a typically the average performance on a test by defined group, or a typical score, it means mean or median on a particular test made by a specified population। ये norms है। मानक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अगर हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं और हमको उसका नॉर्म्स ज्ञात करना है, पता करना है, तो हम सबसे पहले उसका सैंपल लेते हैं। कोई प्रतिनिधिक समूह, हम सोसाइटी से कोई प्रतिनिधिक समूह लिया जाता है और उसी समूह पे, उसी ग्रुप पर हम अपने टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। फिर ये जो प्रतिनिधि समूह है वो व्यक्तियों द्वारा जो समूह है उसमें व्यक्ति ही होंगे, उनके व्यक्तियों द्वारा जो प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है उसके औसत की गणना की जाती है। व्यक्तियों द्वारा जो प्राप्तांक प्राप्त होता है उसके औसत की गणना की जाती है। जब इसकी औसत की गणना होती है, उसकी काउंटिंग होती है, तो उसी से हमको नॉर्म्स मिलता है, मानक प्राप्त होता है। अब यहाँ यदि समूह के किसी व्यक्ति का, यदि यहाँ पर समूह के किसी व्यक्ति का और किसी परीक्षण में जो प्राप्तांक मिल गया, ज्ञात हो गया, तो हम मानक के आधार पे यह कह सकते हैं कि व्यक्ति की समूह में क्या स्थिति है। यानी मानक के द्वारा ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति की समूह में क्या स्थिति है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो प्राप्तांक है, स्कोरिंग है, वह समूह के मानक के समान है या उससे औसत से नीचे है या औसत से कम है या औसत से अधिक है। ये हमको पता करना होगा, तो हम सिर्फ नॉर्म्स से ही पता कर सकते हैं। यहाँ बता दें हम आपको कि नॉर्म्स और प्रतिमान, नॉर्म्स और मीन्स मानक और प्रतिमान, या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, ये जो दोनों आपके प्रत्यय हैं वो नॉर्म्स में दोनों एक साथ आते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी परीक्षण का अगर नॉर्म्स तैयार कर रहे हैं, मानक तैयार कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्डाइज होना तो बहुत ज़रूरी है। प्रतिमान का अर्थ होता है क्या होना चाहिए, या स्टैंडर्ड की बात हो, क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होगा तो ऐसा ही होना चाहिए। और जो नॉर्म्स है उसी का मापन करके प्रतिमान का स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसको ज्ञात करने की कोशिश की जाती है। यहाँ कहने का मतलब है कि नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को अलग हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम जब भी किसी समूह पर, किसी जीव संख्या पे अगर हम कोई परीक्षण प्रशासित कर रहे हैं, किसी जीव संख्या पर हम कोई परीक्षण प्रशासित कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से उस ग्रुप में जो जो पर्सन हैं, जो जो व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ये तो नॉर्म्स की बात हो गई, क्योंकि वो मानक के आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं। बट मेरा नॉर्म्स जो है स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए हमें नॉर्म्स की रियलेबिलिटी वैलिडिटी ज्ञात करनी होगी।
इसका एक मानक के साथ स्टैंडर्ड होगा। जैसे कि हम जाते हैं कहीं तो 1 मीटर कपड़ा लेते हैं, 1 लीटर दूध लेते हैं। तो यहाँ 1 लीटर 1 मीटर, तो मीटर का जो मेजरमेंट किया जा रहा है, जो लीटर का मेजरमेंट किया जा रहा है, वो आपका स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स है। आप उसी से मेज़र करके लेते हैं। उसके अलावा किसी अदर चीज़ से मेज़र करके मिले आपको तो आपको संतुष्टि नहीं होती। तो वो स्टैंडर्ड है आपका। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो नॉर्म्स है वह व्यक्ति की समूह में उपलब्धि और उसके वास्तविक स्तर को बताता है। और ये जो आपका स्टैंडर्ड है यह इस बात को संकेत करता है कि समूह में जो व्यक्ति की स्थिति है तो क्या वह वांछित स्तर तक है। वांछित स्तर तक होगी तब तो स्टैंडर्ड है। अगर वांछित स्तर तक व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब कि मुझे अभी उस व्यक्ति में और कुछ बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता है। क्लियर है? ये तो बात हो गई नॉर्म्स की, मानक। ये शब्द आपका नॉर्मल शब्द से लिया गया है। अब हम बात करेंगे मानक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म्स। मानक को कैसे हम विकसित करते हैं, कैसे उसे डेवलप करते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्म्स जब तक डेवलप की नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी दूसरे टेस्ट का स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, प्रतिमान नहीं बन सकता। तो मानक के विकास के लिए जब भी हम मानक का विकास करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो आपका शोधकर्ता या रिसर्चर होता है जो नॉर्म्स को डेवलप कर रहा है, वह एक जो जीव संख्या होती है उससे, किसी जीव संख्या से व्यक्तियों का चयन करता है, सिलेक्शन करता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो शोधकर्ता होगा, रिसर्चियर होगा, वो लक्ष्य जीव संख्या की संरचना करता है। अब आप कहेंगे कि लक्ष्य जीव संख्या क्या होती है? जाहिर सी बात है क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि लक्ष्य जीव संख्या मीन्स, तो हम आपको बता दें, लक्ष्य जीव संख्या उस जनसंख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों के लिए परीक्षण का निर्माण किया जाता है। यहाँ जब भी हम कोई टेस्ट डेवलप करते हैं तो उस टेस्ट का कुछ उद्देश्य होता है कि उस टेस्ट से हम क्या मेज़र करना चाह रहे हैं। और टेस्ट डेवलप करने का सबसे पहला स्टेप आपका होता है आइटम का सिलेक्शन, एकांश लेखन। तो हम एकांशों को लिखेंगे तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए हम किसका मेजरमेंट करने के लिए टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं। हम एंजाइटी मेजर में करना चाह रहे हैं, स्ट्रेस मेजर करना चाह रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट करना चाह रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करना चाह रहे हैं, नीड टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला होता है पर्पज़ कि हम टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लक्ष्य जीव संख्या वो जीव संख्या है जिसके सदस्यों के लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हम कौन सा टेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, किसका मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। सपोज दैट अगर हम एंजाइटी मेजरमेंट करने के लिए कोई टेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो यहाँ हमको ऐसे पर्सन को लेना होगा, ऐसे व्यक्तियों को लेना होगा जिनका हम एंजाइटी मेज़र कर सकें। तो ये जिन व्यक्तियों को हम एंजाइटी मेजरमेंट के लिए ले रहे हैं वो हमारे लिए हो जाते हैं लक्ष्य जीव संख्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी में बार बार जीव संख्या की बात आएगी क्योंकि ये सोशल फैकल्टी से ही लिया जाता है साइकोलॉजी को। और जब भी हम जीव संख्या की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी से कुछ व्यक्तियों का हम समूह लेते हैं, जीवों का समूह लेते हैं, प्राणियों का समूह लेते हैं, इसीलिए इसको जीव संख्या कहा गया है। जीव संख्या भी आपकी 2 प्रकार की होती है, परिमित जीव संख्या और अपरिमित जीव संख्या। परिमित जीव संख्या जिसकी काउंटिंग की जा सके, अपरिमित जीव संख्या जिसकी काउंटिंग न की जा सके। जैसे तालाब में मछलियों की संख्या, आप तालाब में मछलियों की संख्या काउंट कर सकते हो? नहीं।
तो वो काउंटिंग जो है वो नहीं की जा रही है, तो वो अपरिमित जीव संख्या होगी। घर में व्यक्तियों की संख्या, इसकी काउंटिंग आप कर सकते हो, तो ये परिमित जीव संख्या होगी, क्योंकि आप यहाँ पे काउंटिंग कर पा रहे हो। आकाश में तारों की संख्या, तो यहाँ आकाश में तारे जो हैं उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, अपरिमित संख्या हो गई। लेकिन यहाँ हम अपरिमित संख्या इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जीव नहीं है, मैं बात करूँगी सिर्फ जीव संख्या की। तो यहाँ जीव संख्या का मतलब तालाब में मछलियों की संख्या या घर में सदस्यों की संख्या। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट करते हैं हम लोग नॉर्म्स का। तो यहाँ हमने बात की लक्ष्य जीव संख्या क्या है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। लक्ष्य जीव संख्या यानी जिसके सदस्यों के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए, जिन समूह के सदस्यों के लिए हम टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उनकी संख्या, उन संख्या को ही हम कहते हैं लक्ष्य जीव संख्या, या समूह के सदस्यों की संख्या को हम कहेंगे लक्ष्य जीव संख्या। जब हम लक्ष्य जीव संख्या का निर्माण कर लेते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी लक्ष्य जीव संख्या इतनी है, तो अब हम उसी सेलेक्ट करने के बाद उसी जीव संख्या से हम सैंपल लेते हैं। उसी जीव संख्या से, जैसे मैंने कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया, उस स्पेसिफिक एरिया को हो गई हमारी लक्ष्य जीव संख्या से संबंधित, जहाँ के सदस्यों पे हमको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना है। अब हम उस एरिया के सदस्यों में से सैंपल लेंगे, सैम्पलिंग करना। तो यहाँ सैम्पलिंग की जाती है, यानी लक्ष्य जीव संख्या से कुछ व्यक्तियों का अपने शोध समस्या से संबंधित चयन करना। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। हम बात कर रहे थे जीव संख्या की, तो लक्ष्य जीव संख्या यानी स्पेसिफिक जिस एरिया से हम सदस्यों का चयन कर रहे हैं, उन सदस्यों का चयन लक्ष्य जीव संख्या के रूप में मैंने किया। अब उस एरिया से हमको सैम्पलिंग करनी है, प्रतिदर्श का चयन करना है। तो प्रतिदर्श का चयन हम अपनी शोध समस्या से संबंधित, अभी मैंने कहा कि सपोज दैट हमको एंजाइटी मेजरमेंट करना है, तो एंजाइटी से रिलेटेड हम उस एरिया से संबंधित कुछ व्यक्तियों का, यानी 200, मान लीजिए उस एरिया में 200 लोग हैं, तो उसमें से हमको सैम्पलिंग करनी है, हमको 40 लोग चाहिए। तो अपनी समस्या से संबंधित, यानी हमको एंजाइटी से रिलेटेड, तो एंजाइटी से रिलेटेड हम 40 व्यक्तियों का सिलेक्शन कर लेंगे, ये कहलाती है सैम्पलिंग। हमने सैंपल ले लिया। यहाँ ध्यान रखना क्या है, जब भी हम सैम्पलिंग करेंगे तो उस समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो पर्सन सिलेक्शन कर रहा है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सैंपल है, जो हमारा सैंपल है जीव संख्या में, वो सभी स्तर के लोगों का चुनाव हो। क्योंकि सोसाइटी में हायर एजुकेटेड भी पर्सन होंगे, नॉन एजुकेटेड भी पर्सन होंगे, या काफ़ी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते पर्सन होंगे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होंगे, लोअर क्लास फैमिली के लोग होंगे। तो हमको ऐसा सैंपल लेना है जीव संख्या से, हमें ऐसे सैंपल का सिलेक्शन करना है जिसमें सभी स्तर के लोगों का चुनाव हो। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। पहले तो हमें लक्ष्य जीव संख्या देखनी है, लक्ष्य जीव संख्या में से हमको कुछ सैंपल्स निकालने हैं। सैंपल लेने के लिए हम हाई क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, साथ ही हायर एजुकेटेड पर्सन, नॉन एजुकेटेड पर्सन, इसके साथ ही एज रेंज ग्रुप मस्ट होता है। हम यहाँ एज रेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ एज भी होता है, ऐसा वेरिएबल्स है जो हमारे रिसर्च को प्रभावित कर सकता है। तो एज रेंज ग्रुप, उनका जो लेवल है वो, और साथ ही हम अगर कहें मेल फीमेल तो उसी के अकॉर्डिंग हमको सैम्पलिंग करनी चाहिए। नॉर्म्स को डेवलप करते समय, जब भी हम नॉर्म्स डेवलप करें तो उस समय जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सैम्पलिंग का जो तरीका है ऐसा हो
जिसमें सभी व्यक्तियों का समान रूप से चयन हो सके। ऐसा ना हो कि कोई वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स को प्रभावित करे और हमारा नॉर्म्स जो है वो स्टैंडर्डाइज न बन पाए। इसके लिए जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग करते समय हमें रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग, ऐसी जब सैम्पलिंग होती है तो उसमें जो हमारी जीव संख्या है वो जो हमको प्राप्त होती है, जो हमें जीव संख्या, मैंने लक्ष्य जीव संख्या से जो सैंपल प्राप्त लिया है, वो सैंपल हमारा सही सही प्रतिनिधित्व करता है हमारी लक्ष्य जीव संख्या का। यानी सही सही प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है। अगर जो सैम्पलिंग मैंने किया है उस सैम्पलिंग में जीव संख्या से, जिस जीव संख्या से मैंने सैम्पलिंग की है उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, या मैंने आत्मनिष्ठ तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। आत्मनिष्ठ कहने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने उसको ले लिया। वो पर्सन बहुत सही है, मैंने उसको ले लिया। मैंने व्यवहार को देखा, उस आधार पे सिलेक्ट कर लिया, नहीं। तो ऐसी सैम्पलिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे नॉर्म्स की रियलेबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो प्रभावित होती है। इसलिए जब भी हम कोई लक्ष्य जीव संख्या रखे हैं तो उससे सैम्पलिंग करते समय हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करें या क्लस्टर सैम्पलिंग करें। इस रैंडम और सैम्पलिंग से या क्लस्टर सैम्पलिंग से जो हमको सैंपल मिलता है, वो हमारे लक्ष्य जीव संख्या का सही सही प्रतिनिधित्व करता है। और जब ये सही सही प्रतिनिधित्व करेगा तो इससे जो परस्पर परीक्षण का प्रशासन है उसमें भी हमको आसानी होगी और इसके रियलिटी वैलिडिटी पर भी भरोसा किया जा सकता है। तो जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया उस सैंपल पे अब हमको अपने टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करना होगा, ठीक, परीक्षण को प्रशासित करना होगा। यहाँ हमने पहले से ही टेस्ट डेवलप करके रखा है क्योंकि उस टेस्ट का हमको नॉर्म्स डेवलप करना है। टेस्ट जब भी हम डेवलप करेंगे तो उससे पहले मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा कि एकांशों का लेखन किया जाता है, राइटिंग ऑफ आइटम्स। तो आइटम्स को हम लिखेंगे, फिर एक एक आइटम्स की रियलेबिलिटी वैलिडिटी चेक की जाती है और चेक करने के बाद हम उसे एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। एक्सपर्ट भी उसकी रियलिटी वैलिडिटी टेस्ट करके फिर हमको देते हैं। तो यहाँ जो टेस्ट हम डेवलप कर चुके हैं या किया है उस टेस्ट का अब हमको नॉर्म्स क्लियर करना है, स्टैंडर्डाइज करना है उसको। तो हम सैम्पलिंग करने के बाद अपने टेस्ट को, जिस टेस्ट को मैंने डेवलप किया है, उसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। हाँ, टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के समय हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उस कंडीशन में, एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन में, जो हमारा इन्वायरमेंट हो, जो हमारी परिस्थिति हो, वह पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में हो, अगर नियंत्रित नहीं होगा, अगर वहाँ की परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होगी तो वैसी स्थिति में हमारा जो नॉर्म्स है वो वैलिड होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए हमेशा हम जब भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करें तो हमको ध्यान रखना ज़रूरी है कि परिस्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में हो। कहने का मतलब है कि जिस जगह पर, जिस परिस्थिति में, जिस एरिया पर, जिस प्लेस पर परीक्षण का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो पूर्ण रूप से नियंत्रित हो, रोशनी हो। पता लगा कि हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए पर्सन को दे दिए और रोशनी का अभाव है, पर्सन जो है वो थकान की अनुभूति कर रहा है, तो थकान की कंडीशन में भी जो टेस्ट है उस पर परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता और हमारे सब्जेक्ट जो है वो हमको सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए ज़रूरी है कि पर्सन या सब्जेक्ट हमको सपोर्ट करे। तो जो सब्जेक्ट हमको सपोर्ट करेगा, जब तक उसको उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगी
वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब एडमिनिस्ट्रेशन करना हो तो रूम टेम्परेचर, रूम में हमारी कितनी लाइट है, वहाँ पर जो आवाज़ें ध्वनियाँ हैं उसको भी ध्वनि अवरोधी अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि कंसंट्रेशन बना रहे, पर्सन कंसंट्रेट होकर के, सब्जेक्ट हमारा कंसंट्रेट होकर के एक एक आइटम पर अपने रिस्पॉन्स दे सके। क्योंकि ये अगर पर्सन या सब्जेक्ट हमारा थकान की अनुभूति करेगा तो वैसी परिस्थिति में वो आइटम को पढ़ेगा नहीं, सिर्फ टिक लगाएगा और हमें दे देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पर्सन कंसंट्रेट हो, और कंसंट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उस तक कोई बाहरी आवाज़ न पहुँचे। कहने का मतलब है कि कोई भी जो एक्सटर्नस वेरिएबल्स हैं उसका प्रभाव न पड़े, जो बाह्यचर हैं उनका प्रभाव न पड़े। तो यहाँ एक्सटर्नस वेरिएबल्स को हमेशा कंट्रोल करके रखना ज़रूरी होता है। साथ ही पूर्णतः जब हमारा इन्वायरमेंट, परिस्थिति नियंत्रित हो जाती है, वातावरण पूर्ण रूप से अगर नियंत्रित हो जाता है, तो जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, वो वैलिड आने की संभावना होती है। हम जब भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हमारा टेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेट किया है मैंने, वो रियलेबल हो, वैलिड हो। तो वैलिड तो होगा, मैंने जिसके लिए टेस्ट डेवलप किया है हम उसी का मेजरमेंट हमारा टेस्ट कर रहा है। बट अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, रोशनी नहीं है, शोरगुल है, रूम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, सब्जेक्ट मेरा परेशान है आंसर देने में या एक आंसर को पढ़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ जो टेस्ट है उसके जो आइटम्स होंगे, आइटम्स भी आपके ऐसे ही होने चाहिए जिसका दो अर्थ न निकले, दो अर्थी ना हो। क्योंकि जब भी आइटम्स द्विअर्थी होंगे तो पर्सन समझने में कंफ्यूज होगा, उस कंडीशन में वो सिर्फ टिक लगाएगा और हमको दे देगा, यानी वहाँ फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। इस सिचुएशन में भी हमारी रियलिबिलिटी प्रभावित होती है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि वातावरण तो आपका पूर्ण रूप से नियंत्रित हो, साथ ही सब्जेक्ट मुझे सपोर्ट करे। इसके लिए ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो। रिलेशन अच्छे होने का मतलब कि हम उसके साथ पहले सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लें। अगर उसके साथ हमारा सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होगा तो वो पर्सन किसी भी कंडीशन में हमको सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ ध्वनि, तापक्रम, रोशनी, इन सब का ध्यान देने के बाद हम उसके स्टैंडर्डाइज की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, और टेस्ट का मानकीकरण तभी संभव है जब हम इसके एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखें। कहने का फिर वही मतलब आ गया कि वातावरण को अगर हम पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में समर्थ हैं तो हमारे टेस्ट की जो रियलेबिलिटी है, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन है, वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर हम जो इन्वायरमेंट है उसे कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं तो वैसी स्थिति में इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो जाहिर सी बात है कि प्रभावित होगा। तो जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करें नॉर्म्स डेवलप किसके समय, तो हम टेस्ट क्वेश्चनर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसी समय जो सब्जेक्ट हैं उनको हम जो इंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली पहले ही दे दें। टेस्ट क्यों किया जा रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन उसकी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन तो आपको ही उसका स्टैंडर्ड निकालना होगा, लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन मस्ट होता है ताकि सब्जेक्ट जो है वो कंफ्यूज ना हो। इंस्ट्रक्शन जब तक उसे क्लियर ना हो जाए तब तक हम कभी भी टेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। एकांशों में भी ध्यान रखना है कि एकांश ऐसे हों जो सिंपल हों और जिनका आसानी से उत्तर दिया जा सके। ऐसे हमारे एकांश आइटम्स न हो जो व्यक्ति की पर्सनल, सब्जेक्ट के किसी पर्सनल बिहेवियर से मैच करते हों या उनका आंसर देने में उससे कठिनाई का अनुभव हो। इन्वायरमेंट जो है उसका भी हमको ध्यान रखना है, जो अभी मैंने कहा, रोशनी की पर्याप्त मात्रा हो, जो हम इन्वायरमेंट है वहाँ पे शोरगुल ना हो, वातावरण पूर्ण तरीके से नियंत्रित हो। इन सब का जब ध्यान दिया जाएगा
तो हमारा जो नॉर्म्स होगा, हमारे टेस्ट का जो नॉर्म्स होगा वो काफ़ी वैलिड होगा, मीन्स कि वो स्टैंडर्डाइज होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है अगर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा किसी भी प्रकार की समस्या का उसको सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षण का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो प्रभावित हो जाता है। जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसी समय टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समय ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। और सपोज दैट अगर उसके मन में कोई शंका है कि टेस्ट क्यों किया जा रहा है, इस टेस्ट का क्या मतलब है, ये इस टेस्ट के पीछे क्या कारण है, तो इन सब चीज़ों की अगर उस हमारे सब्जेक्ट के मन में कोई शंका है तो उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक उसके मन में शंका बनी रहेगी, सब्जेक्ट के मन में जब तक शंका बनी रहेगी ये टेस्ट कैसा है, क्या मेज़र किया जा रहा है, ऐसे जब मन में सवाल होने लगते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो किसी भी आइटम पर अपनी जो रिस्पांस दे रहा है वो सही रिस्पांस नहीं देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे सही दिशा निर्देश दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इंस्ट्रक्शन उसे कंप्लीट समझ में आ जाए। इसके साथ ही उसके मन में अगर किसी प्रकार की कोई शंका है, क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसे क्या मेजर किया जा सकता है, अगर ऐसे सब्जेक्ट के मन में कोई शंका है तो उसका समाधान बहुत ज़रूरी है। और ये सब कुछ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले ही बता देना चाहिए। यानी हम जब कहेंगे टेस्ट स्टार्ट, उससे पहले ये सारे जो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर देना चाहिए, उसका समाधान कर देना चाहिए। और पहले ही सब्जेक्ट को हमें ये बताना ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट है उसकी समय सीमा कितनी है, 20 मिनट है, 40 मिनट है, 1 घंटे है, कितने मिनट का है, ये समय उसको पहले ही बता देना चाहिए। ये नहीं कि हमने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, टेस्ट स्टार्ट हो गया, अब आप बोल रहे हैं कि जल्दी 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 करके आप मुझे दीजिए। तो यहाँ जब हम बोलेंगे हरी अप, तो वहाँ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। क्योंकि पर्सन जब भी किसी आइटम पे अपने रिस्पांस देगा तो जल्दबाजी में दिया गया जो रिस्पांस होता है वो सही नहीं होता। पर्सन उसे किसी तरीके से बस फॉलो करके दे रहा है, और वैसी कंडीशन में उसके जो रिस्पांस होंगे वो सही नहीं होंगे। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जल्दबाजी में वो बिना आइटम्स को पढ़े ही, बिना एकांशों को पढ़े ही उत्तर दे दे। इस स्थिति से बचने के लिए टेस्ट की जो टाइमिंग है, जो टेस्ट आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है उसकी समय सीमा की बात कर रही हूँ, टेस्ट परीक्षण की समय सीमा की, उस समय सीमा से पहले ही अवगत करा देना चाहिए। किसको? सब्जेक्ट को। साथ ही परीक्षण की सामग्री जो है हमारी, उसका मैनुअल जो है, स्कोरिंग, इन सब की सिक्योरिटी रखनी चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ आप उसको शेयर करें। यहाँ शेयर करने का मतलब कि पर्सन का क्या मेजर किया जा रहा है, उससे क्या क्या चीज़ें आप निकल कर सामने आ रही हैं, उसी समय किसी भी सब्जेक्ट को नहीं बताना है। आप तुरंत उसको मेजर करके सब्जेक्ट को नहीं बताया जाता। साथ ही जब भी टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर उसी समय हमने सब्जेक्ट से कह दिया कि आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें मेजर की जा रही हैं, तो पर्सन हमें कभी सपोर्ट नहीं करता। और जब पर्सन हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो वहाँ हमारे जो टेस्ट हैं उसका नॉर्म्स सही नहीं हो पाएगा, यानी हम साइंटिफिक रूप से टेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करें तो इन्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शन और साथ ही जो हमारे सब्जेक्ट है उसकी जो दिमाग में जो शंकाएं हैं, क्यों किया जा रहा है, कैसे है, क्या मेजर किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए तो हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट भी होगा और साइंटिफिक रूप से वो वैलिड भी होगा। अब हम आगे बात करेंगे नॉर्म्स के रियलेबिलिटी की, मानक की विश्वसनीयता। मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मैंने सब्जेक्ट से रिस्पांस लिए,
रिस्पॉन्स कलेक्ट किया, उसकी एनालिसिस की। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा नॉर्म्स कितना वैलिड है, कितना रियलेबल है, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि टेस्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया है, उसमें अगर सावधानी नहीं बरती गई होगी तो उसकी रियलेबिलिटी प्रभावित होगी। कोई भी मानक की विश्वसनीयता के लिए, किसी भी मानक की विश्वसनीयता के लिए आपकी टेस्ट का मानकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसके नॉर्म्स की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो उस टेस्ट के डेवलप करने का या उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहले इसकी रियलेबिलिटी के लिए यहाँ मानक की स्थापना की जाती है। कहने का मतलब है एक परीक्षण की जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, किसी परीक्षण की स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस जो है, यह हमारे नॉर्म्स का एक अहम स्टेप है, जिसमें परीक्षण से संबंधित जो परीक्षण हमने किया है उससे संबंधित, उससे आवश्यकता के अनुसार आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशी मानक या मानक प्राप्तांक, इन सब का निर्धारण किया जाता है। यानी जब भी हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे तो उसमें जो भी हमारे परीक्षण से संबंधित मानकों के प्रकार हैं उनका निर्धारण हमको करना होता है। मानकीकरण की जो ये प्रक्रिया है, जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस है, इसके द्वारा किसी परीक्षण के लिए मानकों का एक सेट बनाया जाता है। जब तक वो सेट तैयार नहीं होगा तब तक मानकीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। जब तक हम सेट तैयार नहीं करेंगे तब तक मानकीकरण की जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि किसी भी टेस्ट की जो नॉर्म्स हैं उसकी स्थापना करने के लिए, मानक की स्थापना करने के लिए मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वो उसका मुख्य अंग होता है। हम अगर उसे हटा दें तो हमारा टेस्ट नहीं होगा। इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि उसकी मानकीकरण की प्रक्रिया हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसमें नॉर्म्स क्लियर हो। वो नॉर्मफुल अगर नहीं है तो उसका यूज़ नहीं हो सकता। तो इससे पहले हम जब भी टेस्ट डेवलप करेंगे, टेस्ट डेवलप करने के बाद नॉर्म्स उसका डेवलप करेंगे, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद जब हम कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं जिसके लिए उसको हमने बनाया है, मीन्स कि कोई परीक्षण जिसके लिए बनाया जाता है या जिस विशेष योग्यता के लिए बनाया गया है, वह उसी योग्यता का कितना मेजरमेंट कर रहा है, जिसके लिए वो बनाया गया उसी का मेजरमेंट करे। क्योंकि ये ज़रूरी है कि टेस्ट को जिसके लिए बनाया जा रहा है, जिसके लिए का यहाँ मतलब जिसका मेजरमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है, वह उसी योग्यता का मापन करे। एंजाइटी टेस्ट है तो एंजाइटी का ही मेजरमेंट करे। स्ट्रेस टेस्ट है, स्ट्रेस का ही मेजरमेंट करे। अचीवमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट का ही टेस्ट करे। तब तो हम कहेंगे कि वो जिसके लिए बनाया जा रहा है वो उसी का मेजरमेंट किया कर रहा है, मीन्स कि वो टेस्ट हमारा वैलिड है। साथ ही अगर टेस्ट वैलिड है तो उसमें वस्तुनिष्ठता होगी, शुद्धता होगी, विश्वसनीयता होगी। ये जो विश्वसनीयता है, जो उसकी वैज्ञानिकता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा टेस्ट है उसकी स्कोरिंग मेथड क्या है। अगर उसकी स्कोरिंग मेथड डिफ़र है या स्कोरिंग मेथड कोई डल है तो वैसी कंडीशन में हमारा जो टेस्ट है उसकी रियलेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि टेस्ट को जिसके लिए डेवलप किया गया है वो उसी का मेजरमेंट कर रहा हो, साथ ही उसमें वैज्ञानिकता हो, शुद्धता हो। तो यहाँ स्कोरिंग करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम स्कोरिंग कर रहे हों तो उस समय जो रिसर्चियर है या हम जो भी पर्सन
स्कोरिंग कर रहा है उसको व्यवस्थित तरीके से करे, ताकि जो हमारे स्कोर हैं उसका परिणाम बार बार एक ही प्राप्त हो। यहाँ कहने का मतलब है कि मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन के समय मैंने इस बात का ध्यान रखा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो संतुलित हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, साथ ही हमारा सब्जेक्ट थका हुआ ना हो, इसके साथ ही सब्जेक्ट के मन में किसी प्रकार की कोई आशंका ना हो। बाहर का जो इन्वायरमेंट था या शोरगुल था मैंने उसे कंट्रोल करके रखा। इस कंडीशन में जब हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट होगा, इस सिचुएशन में जो हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट होगा तो वो काफ़ी रियलेबल और वैलिड भी होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद उसकी स्कोरिंग भी उसी तरीके से करें। यहाँ हम व्यवस्थित स्कोरिंग की जो मैंने बात की है, फलांकन की बात की है, यह नॉर्म्स के लिए मस्ट है। कहने का अर्थ है कि हम जब भी स्कोरिंग करें तो हमारी स्कोरिंग में वस्तुनिष्ठता हो, व्यक्तिनिष्ठता ना हो, आत्मनिष्ठता ना हो। हमको कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी लग रही है, लग रहा है कि वो स्टूडेंट बहुत अच्छी है तो मैंने उसको ज़्यादा दे दिया स्कोरिंग में। कोई लग रहा है कम है, मैंने उसको कम कर दिया। तो यहाँ आत्मनिष्ठता से हट करके सिर्फ स्कोरिंग करते समय जो हम जज कर रहे हैं पर्सन को, तो जज करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि स्कोरिंग में कभी किसी को ज़्यादा कम नहीं करना है। हमको उस व्यक्ति की जो रियल रिजल्ट आ रही है हमें उसी पर ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको स्कोरिंग करनी है। ऐसे टेस्ट की जब स्कोरिंग होती है तो वहाँ पर जो हमारी रियलेबिलिटी है वो सही आती है। सही आने का मतलब कि हमारा टेस्ट रियलेबल होगा, उसकी विश्वसनीयता होगी। इसके लिए जब भी कोई रिसर्चर जो है, कोई शोधकर्ता किसी टेस्ट का अगर स्कोरिंग कर रहा है तो वो खुद स्कोरिंग करने के बाद कभी कभी एक्सपर्ट को भी भेज देता है ताकि स्कोरिंग की जा सके या एडमिनिस्ट्रेट करके फाइनली स्कोरिंग की जा सके। तो वो जो स्कोरिंग होती है वहाँ पे सब्जेक्टिविटी आने लगती है। यहाँ वस्तुनिष्ठता जहाँ हो, तो उस स्थिति में जहाँ वस्तुनिष्ठता होती है, जहाँ वैज्ञानिकता होती है, जहाँ शुद्धता होती है स्कोरिंग में, वहाँ पर जो हमारा टेस्ट होता है उसका एक ही रिजल्ट बार बार मिलता है। यानी मैंने आज टेस्ट किया, 10 दिन के बाद टेस्ट किया, यहाँ बस ध्यान यही रखना है कि समय काल परिस्थिति, जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारा समय है वो वैसा ही हो तो हमारा रिजल्ट वैसा ही आएगा। तो ये जो हमारा समय वैसा है वैसा ही रिजल्ट आएगा और बार बार वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो नॉर्म्स हैं वो विश्वसनीय है, ये वैज्ञानिक रूप से शुद्ध है। यहाँ हम अगर नॉर्म्स के आधार पर किसी पर्सन का मेजरमेंट कर रहे हैं या किसी पर्सन पर हम कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उससे जो मूल प्राप्तांक प्राप्त होती है, किसी पर्सन पे कोई हम किसी सब्जेक्ट पे ही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उससे जो हमको प्राप्त होता है मूल प्राप्तांक, जिसको राय स्कोर कहा गया है, तो यहाँ राय स्कोर जब हमको प्राप्त हो जाता है तो हम उसकी एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो राय स्कोर अपने आप में वास्तव में तो निरर्थक होता है, ऐसा कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन के जब मैं जो जो आपके क्वेश्चनायर पे राय स्कोर मिल रहे हैं, हमारे क्वेश्चनायर पे जो राय स्कोर मिल रहे हैं वो राय स्कोर आपके जो है वो निरर्थक है। उसको सार्थक रूप देने के लिए, उसे सार्थक रूप देने के लिए एक नॉर्म्स तैयार होता है, ठीक। क्योंकि जो भी आपके मूल प्राप्तांक होंगे अपने आप में निरर्थक होगा। मूल प्राप्तांकों को मानक के किसी कसौटी पे के आधार पे उसका कोई क्राइटेरिया होगा, उस टेस्ट की कोई क्राइटेरिया होगी, उसके अकॉर्डिंग जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा राय स्कोर होता है, निरर्थक प्राप्तांक होता है, वो सार्थक बन जाता है।
और ये जो आपके निरर्थक प्राप्तांकों को जब सार्थक रूप में बदल दिया जाता है तो वहाँ पे नॉर्म्स का विश्वसनीय होना अनिवार्य बन जाता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्वेश्चनायर पे जो हमको रिजल्ट मिलता है, राय स्कोर जो मिलता है, वो अपने आप में निरर्थक होता है। वो निरर्थक प्राप्तांक, वो राय स्कोर को जब हम मैनुअल से मिलाते हैं, क्योंकि मैनुअल में हमारे टेस्ट का जो होता है वो नॉर्म्स होता है, उससे जब हम उसको मिलाते हैं तो उससे बदलने के बाद वो हमारा निरर्थक प्राप्तांक, हमारा राय स्कोर जो है वो सार्थक बन जाता है। और सार्थक रूप जब उसको दे दिया जाता है, या सार्थक रूप जो देने के लिए हम मानक की विश्वसनीयता को जरूर देखते हैं, तो यहाँ सार्थक रूप में प्राप्त होने पर जब हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, सार्थकता मिल जाती है, तभी हमको प्राप्त हो पाता है कि हमारा जो टेस्ट है वो रियलेबल है या नहीं है। यहाँ विश्वसनीयता कहें तो परीक्षण जो है हमारे, उसका एक विशेष गुण होता है, क्योंकि रियलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो हमारा टेस्ट है उसका सबसे मूल गुण क्या है, रियलेबिलिटी। दूसरा मूल गुण क्या है, वैलिडिटी। तो अनेक अवसर हमारे सामने आते हैं, विभिन्न अवसरों पर जब हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और जिस पर्सन पे हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसके राय स्कोर में स्थिरता आ रही है बार बार। यानी हम एक बार टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किए, राय स्कोर मान लीजिए सपोज दैट कि आपका 10 मिल गया, 10 मिल रहा है, 10 मिला, अब दूसरी बार कर रहे हैं, 2-4 दिन के बाद हम फिर से टेस्ट जब कर रहे हैं 10 मिला, एक हफ्ते के बाद कर रहे हैं 10 मिला, यानी जो उसका स्कोर है उसमें क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई है, वो स्टेबल हो गया एकदम उसी पे। इस कंडीशन में हमारा टेस्ट क्या है, आपका विश्वसनीय है। लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि परीक्षण को हम जब भी प्रशासित करें तो परिस्थिति एक ही जैसी हो। कभी कभी समान परिस्थिति होती है, उसके बावजूद हमारा जो टेस्ट है उसका रिज़ल्ट कुछ अप डाउन करने लगता है। अप डाउन का मतलब कि जो उसका राय स्कोर है कभी कभी कम आता है तो कभी कभी ज़्यादा आता है। यहाँ यह देखना ज़रूरी होता है कि मैंने जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया पहली बार, जिस समय हमारा राय स्कोर सपोज दैट 10 आया था, दोबारा मैंने जब एडमिनिस्ट्रेट किया तो हमारे सब्जेक्ट की मानसिक स्थिति क्या थी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की मानसिक स्थिति को जानना ज़रूरी है। वो किस कंडीशन में था जब पहली बार उसने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट के करते समय या टेस्ट देते समय उसी सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी। दोबारा जब मैंने उस पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया तो उसका मेंटल प्रॉब्लम्स कुछ था तो नहीं जिसकी वजह से हमारा स्कोरिंग काउंटिंग हो रही है या उसमें कमी आ रही है। तो ये ध्यान देना ज़रूरी होता है। यहाँ इन्वायरमेंट ध्यान देने के साथ ही प्रयोज्य की, हमारे सब्जेक्ट की जो मानसिकता है उसको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी परीक्षण की जो मानक है उसकी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि इस परीक्षण की विश्वसनीयता की गणना किस विधि से की जा रही है। यहाँ पर्सन की प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम है, उसको भी पहले मेज़र किया जाएगा, इन्वायरमेंट मेज़र किया जाएगा, इसके बाद ये भी देखा जाएगा कि जो पहली बार मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया था उस समय मैंने स्कोरिंग कैसे की थी, आज मैंने स्कोरिंग कैसे की है, और दोबारा इसके बाद मैं स्कोरिंग कैसे करूँगी। इसका अगर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हमने जिस स्कोरिंग मेथड को लिया उसी स्कोरिंग मेथड को मैं बार बार ले रही हूँ, वैसे ही मैंने इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करके रखा है और सब्जेक्ट की जो हमारे प्रयोज्य है उसकी मनः स्थिति भी वैसे ही है, तो आपके परीक्षण का जो स्कोरिंग है, जो आपकी फलांकन है, वो आपका एक ही आएगा। तो वो रिज़ल्ट अगर एक ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट है, आपका जो परीक्षण है, वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, क्योंकि रिज़ल्ट एक ही आ रहा है। और रिज़ल्ट का एक ही आना ये शो कर देता है कि आपके परीक्षण की विश्वसनीयता अधिकतम है, क्योंकि एक ही परीक्षण को बार बार प्रशासित किया जाए और उत्तर हमें एक ही प्राप्त हो, तभी वो परीक्षण आपका विश्वसनीय कहा जाएगा।